ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दो। अभी आगे एक एग्जाम्पल 15 जो है वो मुझे करवाना है कॉमन साइज स्टेटमेंट में। ये दूसरा हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। इसके पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया सेम, ये जस्ट इसके पहले एग्जाम्पल 13 मैंने कराया था। एग्जाम्पल 14 जो है वो आपका होमवर्क है, वो आपको खुद से सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल 15 मैं करवा रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि भाई ये सब बहुत अलग हो जाए, ठीक है। बस एक लास्ट पॉइंट जो नीचे लिखी हुई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये छोटी सी पॉइंट जो है वो मुझे समझानी है सिर्फ, ठीक है, जो इस सम को नॉर्मली दूसरे सम से अलग करती है। छोटी सी एक पॉइंट है एंड बहुत इजी है, इसमें इतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। मैं बताता हूँ क्यों, कैसे, कब। स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पे कॉमन साइज स्टेटमेंट हमें बनाना है। 2 साल ऑब्वियसली आपको दिए हुए हैं, उल्टे करके दिए हुए हैं। 31/3/21 की अमाउंट पहले दी हुई है एंड 31/3/2020 की अमाउंट आपको यहाँ पे बाद में दी हुई है। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अमाउंट जो है वो लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख और 10 लाख, इनको हम 100% अज्यूम करते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो या सेल्स बोलो, उसको हम 100% अज्यूम करते हैं। अच्छा, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा 2 साल की अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई हो, क्योंकि इसमें दूसरे साल की अमाउंट का कैलकुलेशन में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आपको अगर 1 साल की अमाउंट दी हुई है तो भी एक तरीके से आप ये पूरा सम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दूसरे साल की अमाउंट का कोई लेना देना है नहीं। तो बहुत बार ऐसा भी होता है एग्जाम में, ये सम देते हैं, थोड़ा लेंथी देते हैं, पर एक ही साल की अमाउंट आपको देते हैं। तो आपको अगर 1 साल की अमाउंट दे तो 1% वाला कॉलम बनाना, ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। अब ध्यान दो, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में मैंने 8 लाख 10 लाख लिख दिया। उसके बाद आपको अदर इनकम्स में 20,000 एंड 40,000 दिया हुआ है। फिर टोटल कर देते हैं तो ये 8 लाख प्लस 20,000, 8,20,000। ओके, फिर ये 10 लाख एंड 40,000, 10 लाख 40,000। उसके बाद एक्सपेंसेस में नीचे आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये एक्सपेंसेस हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बोलो मतलब हमने जो प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया, मतलब परचेज, आप नॉर्मल भाषा में बोलें तो परचेज, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। 2020 का आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 4 लाख एंड 21 का आपको दिया हुआ है 6 लाख। तो 4 लाख 6 लाख ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में टोटल 80,000 एंड 1,20,000। ये ऊपर से देख देख के मैं अमाउंट जो है वो नीचे कॉपी कर रहा हूँ। ये 80,000 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड ये 1,20,000 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 2021 के। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं। अब अदर एक्सपेंसेस में ये एक ट्विस्ट है, सिर्फ वो मुझे बताना है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्वेश्चन में आपको अमाउंट दी हुई है 2020 की 1,40,000 एंड उसके बाद आपको अदर एक्सपेंसेस में अमाउंट दी हुई है 31/3/2021 की 1,80,000। अब अदर एक्सपेंसेस के रिलेटेड एक आपको एडजस्टमेंट जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है। एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है अदर एक्सपेंसेस, नीचे लिखा हुआ है, मैं नीचे यहाँ से रीड कर रहा हूँ। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ 80,000 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2020 एंड 1 लाख फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2021। मतलब आपके अदर एक्सपेंसेस में टैक्स की अमाउंट भी इंक्लूड की है। अब अदर एक्सपेंसेस में टैक्स की अमाउंट हम इंक्लूड नहीं कर सकते। आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट समझा है, मैंने समझाया है, उसके लेक्चर्स भी मैं बना दूंगा। मैंने क्लास में समझाया था, 2 दिन मैंने लिए थे, मेरे को याद है। अदर एक्सपेंसेस में प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट हम कभी नहीं लिखते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट बैलेंस शीट में आती है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, ठीक है, बैलेंस शीट में आती है, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आती है, ठीक है, टू बी एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो। यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स कभी नहीं लिखते हैं अदर एक्सपेंसेस के अंदर।
तो ये इन्होंने यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये हमने इंक्लूड किया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। 80,000 जो है वो पिछले साल की अमाउंट में 31,320 वाली अमाउंट में, मतलब ये 1,40,000 में, ये 1,40,000 के अंदर 80,000 इंक्लूडेड है, ये वाला 80,000, एंड 1,00,000 रुपीज जो है, ये 1,00,000 रुपीज जो है वो हमारे 2021 वाली अमाउंट में, जो ये वाली अमाउंट है 1,80,000, उसमें ये 1,00,000 रुपए जो है वो इंक्लूड है। तो इंक्लूड किया हुआ है, इंक्लूड होना नहीं चाहिए, इन्होंने किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सक्लूड कर देंगे। मेरे को इंक्लूड वाली अमाउंट नहीं चाहिए, मेरे को एक्सक्लूडेड वाली अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो मैं हटा दूंगा ये अदर एक्सपेंसेस में से, ये 1,40,000 में से 80,000 में माइनस करके यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा नीचे। तो मैं 2020 में गया, अदर एक्सपेंसेस में मैं गया, यहाँ पे मैंने 1,40,000 में से, ये 1,40,000 में से 80,000 जो है वो माइनस कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने अमाउंट लिख दी 60,000, ठीक है। उसके बाद सेम ये 1,80,000 में से नीचे जो आपका 1,00,000 आपको 31,321 का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है वो माइनस कर देंगे। तो 1,80,000 में से ये 1,00,000 जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 80,000। वापस से एक बार मैं समझा दूं कि ये माइनस मैंने क्यों किया। ये माइनस मैंने इसीलिए किया क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स अदर एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, ऐसा मैं बता रहा हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो बैलेंस शीट में आता है, लाइबिलिटी साइड पे आता है, ओके। लाइबिलिटी साइड में भी करंट लाइबिलिटी वाली मेन हेडिंग, उसके अंदर शॉर्ट हेडिंग है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उसके अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में नहीं आता है इन शॉर्ट। तो आपको अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड करके दिया हुआ है, आप हटा दोगे, बस इतना आपको करना है। इसकी वजह से ये सब मैंने करवाया, बाकी की कैलकुलेशन जो है वो नॉर्मल है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही है। तो यहाँ पे भी मैं टोटल करूंगा, ये 4,00,000, ये 80,000, ये 60,000, इसका टोटल आ रहा है 5,40,000। उसके बाद यहाँ पे ये तीन अमाउंट्स का हम टोटल करेंगे, 6,00,000, 1,20,000, 80,000, इसका टोटल आ रहा है 8,00,000। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये कोई बोलेगा नहीं, पर आपको हमेशा निकालना है। तो ये 8,20,000 में से जो 5,40,000 है ये माइनस कर देंगे, एंड उसी तरीके से यहाँ पे जो 10,40,000 है उसमें से 8,00,000 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे 2,40,000 जो है बच रहा है। टैक्स का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कहीं पे भी, टैक्स का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो टैक्स के परसेंटेज में मैं यहाँ पे स्लैश लगा देता हूँ, ओके। टैक्स का परसेंटेज दिया हुआ नहीं है तो वहाँ पे मैं स्लैश लगा के सेम टू सेम जो अमाउंट है 2,80,000 वही मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 2,80,000, एंड वही 2,40,000 जो है 2020 की अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दी 2,40,000, ठीक है, क्योंकि माइनस करने के लिए कोई टैक्स का परसेंटेज दिया हुआ है नहीं। अब मेन जिसके मार्क्स हैं, परसेंटेज ऑफ सेल्स बोलो या परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो, वो बहुत ईजी होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। मैं आप अच्छी तरह से अगर बताऊं तो ये 20,000 को ये 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे ये 8,00,000 के साथ। तो आपका आंसर यहाँ पे 3 दिखा रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देता हूँ, पॉइंट के बाद 2, मैं सब में ही वो लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये 8,20,000 मल्टीप्लाई बाय ये 100 डिवाइड बाय जो सेल्स की अमाउंट है, सब में सेल्स की अमाउंट डिवाइड करेंगे। 2020 वाले में 2020 की सेल्स की अमाउंट डिनोमिनेटर में आएगी, 2021 में जो 2021 है उसकी अमाउंट आएगी, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा आपका 102.50%। परसेंटेज की साइन बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वापस से यहाँ पे ये 4,00,000 मल्टीप्लाई बाय ये 100 डिवाइड बाय ये 8,00,000। डिवाइड में मैं डिनोमिनेटर में सब में 8,00,000 ही लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली 50% आएगा। ये थोड़ा दिमाग लगाओ आप, तो कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में इसका मतलब क्या है वो समझो। सबसे पहले तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, पर वापस से एक बार, क्योंकि ये दूसरा सम ही है। आपको क्वेश्चन में ये लोग बोलते हैं कि परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालो या परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो कॉमन साइज स्टेटमेंट में। इसका मतलब ये है कि ये जो 20,000 है, ये 20,000 आपकी सेल्स जो है 8,00,000, उसका कितना परसेंटेज है,
तो 20,000 इस 8 लाख का 2.5% है। अगर आप उल्टा कैलकुलेट करके देखोगे, ठीक है, अब अगर आप 8 लाख का साइड में मैं करके दिखा दूं, साइड में आप कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, ध्यान दो, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 100 अगर आप करोगे तो आपका 20,000 अपने आप आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये आपको पूछते हैं कि ये 20,000 जो है ये सेल्स का मतलब 8 लाख का कितना परसेंटेज है, 102.50% है। ये 4 लाख इस 8 लाख का कितना परसेंटेज है, 50% है। ऑब्वियसली 8 लाख का आधा मतलब 50% 4 लाख होता है। फिर वही क्वेश्चन यहाँ पे, ये 80,000 जो है वो इस 8 लाख का कितना परसेंटेज है, तो 80,000 8 लाख का 10% होता है। ठीक है, तो बहुत सारी कैलकुलेशन तो नहीं करो तो भी चलेगा। ठीक है, फिर ये 60,000 8 लाख का मतलब 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय ये 8 लाख, सब में डिवाइड बाय 8 लाख ही आएगा, तो ये आ रहा है 7.50%। ठीक है, उस तरीके से आपको इसकी कैलकुलेशन सारी करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 5,40,000, ये 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8 लाख, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, इसका आंसर आ रहा है 67.50। कॉमन साइज स्टेटमेंट में आप परसेंटेजेस को प्लस करके भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब 100 प्लस 2.5, 102.5 आप लिख सकते हो कॉमन साइज स्टेटमेंट में। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ऐसे प्लस प्लस परसेंटेज करके नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। फिर क्या है, स्टूडेंट मैं यहाँ पे प्लस प्लस करके बता देता हूँ, फिर स्टूडेंट्स कंपैरेटिव में भी प्लस करके लिख के आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। अब यहाँ पे ये 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8 लाख, तो इसका आ रहा है 35%। एंड वापस से लास्ट ऑब्वियसली ये 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8 लाख, तो ये सेम ही परसेंटेज आएगा 35%। अब उसी तरीके से आपको 31,321 का भी निकालना है। ये 40,000 है, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय ये 10 लाख, तो 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 लाख, या ये होता है 4%। उसके बाद ये प्लस करके भी आप लिख सकते हो 104, या कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। तो ये 10,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय ये 10 लाख, तो इसका आंसर आ रहा है 104%, प्लस करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है 6 लाख, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय ये 100 डिवाइड बाय ये 10 लाख। ठीक है, तो ये 60%। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, देखो 10 लाख में से एक जीरो हटा दो तो 10% हो जाएगा, मतलब 1 लाख। अब 6 लाख कितना परसेंटेज होगा, 1 लाख अगर 10% है तो 6 लाख ऑब्वियसली 10 6 60% होगा। थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं सर इससे अच्छा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपका ही कैलकुलेशन ईजी होगी। एंड ऐसे नहीं है ये कैलकुलेशंस, मैं ये सब एक तरीके से यूट्यूब पे फ्री है, जो कैलकुलेशंस हैं इसकी ट्रिक्स वगैरह हैं यूट्यूब पे बहुत सारी पॉइंट्स ऐसी होती हैं जो फ्री में, मतलब मैथ्स में इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स जो हैं वैदिक मैथ्स की एंड परसेंटेजेस निकालने की, रूट निकालने की ट्रिक्स फ्री में सिखाते हैं, मस्त ट्रिक सिखाते हैं। एक ट्रिक 50% की मैंने सीखी थी, अगर मैं इस वीडियो लेक्चर में बताऊं, तो अगर आपको 50% दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 50% निकालो एंड कोई अजीब सा नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज करो 68 दिया हुआ है, तो आप पूरा लिखने नहीं जाओ, 50% ऑफ 68 पूरा नहीं निकालो, 68 का आधा कर दो। ठीक है, 68 का आधा कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा आपका 34। चलो ये छोड़ो, दूसरा कोई परसेंटेज ले लो, सपोज करो आपको कोई दूसरा परसेंटेज दिया हुआ है, 5% ऑफ कोई अमाउंट आपको दिया हुआ है, तो आप अगर उल्टा करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 50% ऑफ 68 करो या 68 ऑफ 50 करो, सेम ही आएगा। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। ये जैसे एक मैंने आपको अभी बताया कि एक जीरो हटा दो 10%, 2 जीरो हटा दोगे तो 1% आ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, यूट्यूब पे सिर्फ आपको सर्च करना है। ऑब्वियसली अगर आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो या ये लेक्चर अगर आप कहीं पे ऐप पे देख रहे हो तो आपके पास इंटरनेट तो है ही। ओके, तो यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। चलो अभी मैं कैलकुलेशन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे 1,20,000, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 लाख जो सेल्स की अमाउंट है, तो यहाँ पे 12% आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 8% आ रहा है। मैं फटाफट लिख रहा हूँ, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 लाख। ठीक है, उसके बाद ये 8 लाख कितना परसेंटेज होगा, 8 लाख ऑब्वियसली 80% होगा।
8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10 लाख 80% ऑब्वियसली। उसके बाद यहाँ पे ये 24% होगा 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 लाख एंड ये भी ऑब्वियसली 24% ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अमाउंट ही सेम है। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 15 है आपका, ये क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट मुझे बतानी थी कि अदर एक्सपेंसेस में टोटल एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस में जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसकी अमाउंट इंक्लूडेड थी, तो इंक्लूडेड अगर की हुई है तो हमें हटा देनी है, और वो यहाँ पे कहीं पे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके 2 मिनट। टैक्स का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, मेरी मिस्टेक है। ठीक है, ध्यान दो, एक मेरी मिस्टेक है। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है उसका परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, 2 मिनट को सिर्फ पूरी कैलकुलेशन सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। सिर्फ एक प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट मैंने माइनस करके यहाँ पे लिखी नहीं। ठीक है, मैं पहले बोल रहा था कि नहीं लिखेंगे यहाँ पे, पर वो गलत है। ठीक है, मेरी मिस्टेक है एंड मैं उस मिस्टेक को अभी सॉल्व कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। मेरी मिस्टेक है, दो इफेक्ट्स, एक होता है बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एंड दूसरा यहाँ पे टैक्स का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से माइनस करूँगा क्योंकि टैक्स का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है पर टैक्स की अमाउंट दी हुई है। ठीक है, मेरी मिस्टेक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, मैं करेक्ट कर देता हूँ। जो टैक्स की अमाउंट थी वो 80,000 आपको दी हुई थी ओल्ड ईयर की, 80,000 आपको दी हुई थी ओल्ड ईयर की, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 80,000 एंड न्यू ईयर के आपको यहाँ पे दी हुई थी 1 लाख। ठीक है, मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे मेरा इतना ध्यान नहीं गया एक्चुअली, तो मैंने एक ही इफेक्ट मेरे दिमाग में था कि वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में लिखते हैं। ये इफेक्ट भी सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बस यहाँ पे टैक्स का परसेंटेज नहीं दिया हुआ था, तो मेरा ध्यान सिर्फ परसेंटेज के ऊपर था। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि टैक्स का परसेंटेज कहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में ठीक ठीक के जो है वो लिखा हुआ था, पर मेरा ध्यान उसके ऊपर गया नहीं। प्रोविजन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट है 80,000 एंड 1 लाख, ये मैंने नहीं लिखी थी, मैं अभी लिख देता हूँ। ठीक है, ये 2,80,000 में से ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स था आपका वो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा, तो 2,80,000 में से 80,000 गया तो 2 लाख आएगा। ठीक है, उसके बाद सेम ये 2,40,000 में ये 1 लाख माइनस करेंगे, 1,40,000 आएगा। परसेंटेज की कैलकुलेशन अपने आप हो गई है। ठीक है, अब टैक्स की जो परसेंटेज की कैलकुलेशन है बस वो मुझे करनी है। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन 80,000, ये माइनस 80,000 मल्टीप्लाई बाय ये 100 ऊपर वाला एंड डिवाइड बाय ये 8 लाख। ठीक है, तो ये -10% आ रहा है एंड यहाँ पे ये -1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय ये ऊपर वाला 10 लाख। ठीक है, तो ये भी -10% आ रहा है। मतलब उल्टा अगर आप करो तो टैक्स का परसेंटेज आपको क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है, पर ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, इसकी अमाउंट दी हुई थी, तो मेरा उसमें ध्यान नहीं गया, मैंने माइनस कर दिया। ये इफेक्ट मैंने आपको सही बताया कि इसमें से माइनस करेंगे अदर एक्सपेंसेस में, पर इसका दूसरा इफेक्ट मेरे दिमाग में था कि इसको हम बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखते हैं। ठीक है, तो वो मेरे दिमाग में आया नहीं, तो मैंने उसका यहाँ पे दूसरा इफेक्ट किया नहीं। ठीक है, मैंने कर दिया, चेंजेस भी कर दिए। अब ये आंसर एकदम परफेक्ट है। ये इसका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 15 एंड ये एग्जाम्पल नंबर 15 का आंसर है। पॉज कर करके लिखते रहना सब कुछ।